नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने इस बार जिस तरह की रणनीति तैयार की है, मानना पड़ेगा, गजब की रणनीति है। और इस रणनीति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हो न हो, इस बार अमेठी का चुनाव परिणाम हर किसी को चौंका सकता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी रणनीति हो गई? राहुल गांधी अगर अमेठी छोड़कर रायबरेली चुनाव लड़ने चले गए तो ये तो कायरता हुई। और बीजेपी भी यही कह रही है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर इस बार रायबरेली चले गए। प्रथम दृष्टया सामान्य तौर पर कोई भी यही बात कहेगा और यही सोचेगा, क्योंकि राहुल गांधी 2019 के चुनाव में अमेठी से 55,000 वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और 2024 के आम चुनाव में वे अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने चले गए। तो स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता है कि वे हार के डर से अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। ईमानदारी से कहूं तो शुरू में हमारे मन में भी यही ख्याल आया था, हमने भी यही सोचा था कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। और हमें आश्चर्य भी हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी की छवि एक निडर नेता की रही है और किसी निडर नेता से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो चुनावी हार के डर से अपनी सीट बदल दे। मगर इसी बीच कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया और उस बयान में कहा गया कि राहुल गांधी हार के डर से नहीं रायबरेली गए, बल्कि उन्हें एक रणनीति के तहत अमेठी से रायबरेली शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस के इस बयान से एक क्षण के लिए हम सोचने पर मजबूर हो गए और फिर हमें लगा कि वाकई में ये बात सच हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति सुरक्षा संबंधी तमाम जोखिमों के बावजूद देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 4,500 किलोमीटर लंबी दूरी खुली सड़क पर पैदल नाप सकता है, जो व्यक्ति 2 साल जेल की सजा कबूल कर सकता है, अपनी संसद सदस्यता गंवा सकता है मगर माफी मांगने को कोर्ट में तैयार नहीं होता, जो व्यक्ति सरकार की आंखों में आंखें डालकर बातें करने का साहस रख सकता है, वो व्यक्ति चुनावी हार के भय से अपनी सीट बदल देगा, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। फिर हमने इस बात की पड़ताल करनी शुरू की कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है, वो कौन सी रणनीति है और उस रणनीति से कांग्रेस को क्या लाभ हो रहा है और किस तरह लाभ हो रहा है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमें जो जानकारी हाथ लगी वो हैरान करने वाली है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की रणनीति आज के ज़माने में बनाने की बात कोई सोच भी सकता है, जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने अमेठी में तैयार की है। तो हमें लगा कि जो जानकारी हमें इस संबंध में प्राप्त हुई है उसे आप सभी के साथ साझा करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया है और उसका नाम न्याय पत्र है। न्याय पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां शामिल हैं। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। कांग्रेस को भरोसा है कि यदि घोषणा पत्र की जानकारियां जनता के बीच पहुंच गई तो इस चुनाव में उसकी जीत सुनिश्चित है। इसीलिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई है। कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान उसके घोषणा पत्र पर केंद्रित है। बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया है। उसे पता है कि यदि ये चुनाव कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रित हो गया तो उसे नुकसान होना तय है। इसीलिए बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता का ध्यान हटाने पर केंद्रित है। इसके लिए बीजेपी 2 तरह की रणनीति पर काम कर रही है। एक रणनीति के तहत वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को बदनाम करने में जुटी हुई है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की थी। जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस
आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं है ही नहीं। तो इस तरह से बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को बदनाम करने की मुहिम में जुटी हुई है। और दूसरी रणनीति बीजेपी की ये है कि वो चाहती है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच हो जाए। वो ये भी चाहती रही है कि अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के बीच हो जाए। मगर कांग्रेस को बीजेपी की इस रणनीति का पता पहले ही लग चुका है और वो अपने एजेंडे पर पूरी तरह से अडिग बनी हुई है। कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे बीजेपी कितना भी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाए, अपने एजेंडे से हटना नहीं है। कांग्रेस अभी तक अपने एजेंडे पर पूरी तरह से कायम है। बीजेपी चाहती थी कि अगर अमेठी में चुनाव स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी हो जाता है तो राहुल गांधी को अमेठी में ही होल्ड कर दिया जाएगा और इसके चलते वे पूरे देश में प्रचार नहीं कर पाएंगे और इस पूरे चुनाव को स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी में रिड्यूस कर दिया जाएगा और पूरी मीडिया दिन भर स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के नैरेटिव को चलाने में जुट जाएगा। जाहिर है यदि ऐसा हो पाता तो उसका लाभ बीजेपी को ही मिलता, मगर कांग्रेस को बीजेपी के इस जाल में फंसना कबूल नहीं था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि ये चुनाव स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी में रिड्यूस हो जाए। कांग्रेस अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहती थी, अपने पिच पे चुनाव लड़ना चाहती थी। इसलिए उसने राहुल गांधी को रणनीति के तहत अमेठी से रायबरेली शिफ्ट कर दिया और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। इस तरह कांग्रेस ने एक झटके में बीजेपी की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। अमेठी से अचानक किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी सामने आने के बाद बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ पता ही न हो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह बीजेपी कई दिनों तक किंकर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था में बनी रही, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति राहुल गांधी को केंद्र में रखकर बनाई गई थी और अब उसके सामने एक नया उम्मीदवार था जिससे कैसे निपटना है इसकी जानकारी फिलहाल उसके पास नहीं थी। तो अभी तक जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को अमेठी से रायबरेली शिफ्ट करके अमेठी में बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, तो वे दरअसल भ्रम में हैं। और अगर बीजेपी भी अभी तक यही सोच रही है तो निश्चित रूप से वो भी भ्रम में है और अपने प्रतिद्वंदी को भ्रम में डाले रखना कांग्रेस की रणनीति का तो हिस्सा ही है। मित्रों, यदि युद्ध के मैदान में आप अपने प्रतिद्वंदी को कंफ्यूज कर देते हैं तो आधी जीत उसी वक्त हो जाती है। कांग्रेस ने यही किया। पहले उसने राहुल गांधी को अमेठी से रायबरेली शिफ्ट करके अपने प्रतिद्वंदी की पूरी योजना को एक झटके में ध्वस्त कर दिया और फिर किशोरी लाल शर्मा जैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकती है। उसने अपने सबसे अनुभवी रणनीतिकार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी में उतार दिया है और प्रियंका गांधी स्वयं अमेठी में कैंप कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो अंतिम तीर चलाने के लिए राहुल गांधी भी बगल में ही रायबरेली में मौजूद है। अब आप सोचिए किस तरह की रणनीति कांग्रेस ने अमेठी के लिए बनाई है। बीजेपी को घेरने के लिए कैसा चक्रव्यूह रचा है। और रही किशोरी लाल शर्मा की बात, जिन्हें कि लोग कमजोर उम्मीदवार कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बस
हम इतना ही कहना चाहेंगे कि शायद वे लोग भी भ्रम में हैं। हो सकता है किशोरीलाल शर्मा का नाम बाहरी लोगों के लिए अपरिचित हो, मगर अमेठी और रायबरेली के लिए किशोरीलाल शर्मा एक जाना पहचाना नाम है। अमेठी रायबरेली का चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा किशोरीलाल शर्मा से परिचित है। कोई गली मोहल्ला पगडंडी सड़क गांव कस्बा नहीं बचा होगा जहां की किशोरीलाल शर्मा की पहुंच न हो। किशोरीलाल शर्मा ने ये सब कुछ अचानक हासिल नहीं किया है। ये 40 साल की तपस्या का परिणाम है। 40 साल तक किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी रायबरेली की खाक छानी है। पिछले 40 सालों के दौरान अमेठी रायबरेली से कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए सभी का चुनावी प्रबंधन और सभी के लिए चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी किशोरीलाल शर्मा के कंधे पर रही है। ये सच है कि किशोरीलाल शर्मा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, मगर नेपथ्य में रहकर चुनावी रणनीति बनाने में जो महारत किशोरीलाल शर्मा ने हासिल की, उसी का नतीजा है कि आज तक अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ बना हुआ है। तो ऐसे किशोरीलाल शर्मा से इस बार बीजेपी का पाला पड़ा हुआ है, जिन्हें कि लोग एक कमजोर उम्मीदवार कह रहे हैं। मगर किशोरीलाल शर्मा क्या है ये कांग्रेस जानती है और कांग्रेस की रणनीति जानती है। वास्तव में कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर तब देती है जब वो उसकी पिच पर खेलने को तैयार हो जाती, यानी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते। और यदि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस बार किसी भी तरह से अमेठी को जीतना है। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल हो पाती है या फिर बीजेपी उसकी रणनीति को विफल कर देती है। इसका पता 4 जून को ही चल पाएगा। तब तक हमारी नज़र अमेठी पर बनी रहेगी और जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटेंगे उसे लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तो फिलहाल आज की सभा में बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि ये विश्लेषण आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।